नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अदालत डट गई और हुकूमत की दौड़ें लग गईं। बैरिस्टर गौहर के बयान ने पांसा पलट दिया। इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे वेलाओं की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से दरखास्त होगी कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, प्रीवियस व्लॉग में भी उस खबर से मुतल्लिक हमने आपको मुख्तसर सी तफसीलात से आगाह किया था। अब मामला क्या है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल 18 अगस्त के फैसले पर इंप्लीमेंटेशन चाहती है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसी के पैरेलल हुकूमत की दरखास्त भी है कि 18 अगस्त का फैसला रिव्यू किया जाए, क्योंकि जो कानून की मंशा है, कानून की मंशा को नजरअंदाज किया गया है। अब आज आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, चेयरमैन साहब हैं, लतीफ खोसर साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब उन्हें जो यकीन दहानी कराई गई गौर साहब के अपने अल्फाज के मुताबिक, खोसर साहब के अल्फाज के मुताबिक, कि आज पीटीआई की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास नाज़रीन मुख्तलिफ खबर है और वो खबर नाज़रीन है कि जो हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त है उसे सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ग्रांट किया है 2033, 2026। अब कैसे होता है ये नंबर? 2033 एप्लीकेशन का नंबर है और 2026 कि किस साल में ये पिटीशन, ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी, ये साल का नंबर है। लेकिन इस नंबर की अलॉटमेंट के साथ हुकूमत ने, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब ने, जो ये चाहते हैं, जिन्होंने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से की है कि फैसला रिवर्स कर लें, कानून को जो है अडेयर नहीं किया गया, अब इस दरखास्त को नंबर अलॉट होने के साथ एक अर्ली हियरिंग भी फाइल की गई थी कि जल्द इसकी समाअत की जाए। आज ये मामला नोट की सूरत में पुट किया गया ज़राए के मुताबिक मुतलका अथॉरिटी को, मुतलका मजाज ऑफिसर को, और उसने इस मामले का जायजा लेने के बाद जो अर्ली हियरिंग की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त थी, इसे आप हुकूमत की दरखास्त भी कह लें, उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी फैसला यह हुआ है कि फौरी तौर पे यह मुतफरक नजरसानी की दरखास्त की फिक्सेशन नहीं हो सकती, इस पे समाअत नहीं हो सकती, इस पे बेंच नहीं बन सकता। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समर वेकेशंस हैं। और क्या कहा गया है ऑर्डर में मजाज अथॉरिटी की तरफ से कि जो इस दरखास्त की टर्न बनती है, जो इसकी नंबर बारी बनती है, उस बारी पे ये एप्लीकेशन टेकअप की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर जो तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, क्या वो फिक्स होने जा रही है? क्या उस पर समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज होगा? तो उस पर भी नाज़रीन हमारे ज़राए बताते हैं कि अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे भी नंबर नहीं लगा है। जब नंबर लगेगा कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद अर्ली हियरिंग फाइल होगी, क्योंकि जब भी कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, उसके सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन के बाद जब नंबर अलॉट होता है, फिर आप अर्ली हियरिंग फाइल कर सकते हैं। यह तरीकाकार है। ऐसा नहीं होता जैसे माजी में होता रहा, अब नहीं होता कि आप दरखास्त के साथ ही अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगा दें। अब यह तरीकाकार खत्म कर दिया गया है। पहले नंबर अलॉट होगा और जब नंबर अलॉट हो जाएगा फिर आप अर्ली हियरिंग जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को तो अभी तक नंबर ही नहीं लगा, और नंबर जब भी लगेगा फिर ये अर्ली हियरिंग की दरखास्त करेंगे। आज यानी तहरीक इंसाफ की क्यादत का जाना, अगले 2-3 दिनों में इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को लगाने की इस्तदा करना, तो हमारी खबर एग्जैक्टली दुरुस्त साबित हुई है कि फिलहाल इस एप्लीकेशन के फौरी समाअत का इम्कान नहीं है। और यहां पर भी जरा ये बताते हैं कि यह भी अपनी टर्न पे लगेगी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन एक और नाज़रीन अदालती मामला भी है
जहां पर हुकूमत की दौड़ें लगी हैं और सही वाली दौड़ें लगी हैं, और हुकूमत मैं कहता हूं ठीक डट के खड़ी हुई है, अदालत ठीक डट के खड़ी हुई है, हुकूमत नहीं अदालत की बात हो रही है। और फिर अदालत की तरफ से जो खड़ा किया गया है वो भी बिल्कुल दुरुस्त मामले पे किया गया है, अवामी मामले पे किया गया है। अब नाज़रीन मामला क्या है, पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के एक शहरी की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई कि मुझे जो बिजली का बिल भेजा गया है, मैं बाकायदगी से बिजली का बिल अदा करता हूं, लेकिन इस माह जो बिल भेजा गया है उसमें इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। अच्छा, वो टैक्स किस मद में है, कौन सा टैक्स है, उसका नाम भी नहीं बताया गया, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसमें लिखा गया था एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स। अब यह टैक्स की कौन सी नई किस्म आई है कि आप एक्स्ट्रा टैक्स कह के, फर्दर टैक्स कहकर अवाम की जेबों से पैसे निकालें। मुतलका जो बिजली सप्लाई की जो कंपनियां हैं, ये तो ज्यादती है, ये बल्कि डकैती है। जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, उस हुक्म को पढ़ें तो उससे तो लगता है कि डकैती की जा रही है मुबैना तौर पे। अब अदालत ने इस नोयत के जितने मामलात हैं उन्हें एक साथ यकजा करके, क्लब करके, मुतलका जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी है पेस्को, उसको नोटिस करके उससे जवाब मांग लिया है। और जब तक नहीं बताया जाएगा कि कौन सा टैक्स वसूल किया जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स की मद में या फर्दर टैक्स की मद में, तब तक इस टैक्स की वसूली नहीं होगी। मजमूई तौर पे सिर्फ उसी बंदे का नहीं जो अदालत में गया है, पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी की हद तक, जहां पर पेस्को की टेरिटरी आती है, वहां पे ये टैक्स की वसूली रोक दी गई है। तो मैं ये कहता हूं ये अदालत ने ठीक फैसला किया है। लेकिन आज अदालत से हटके लेकिन अदालत से जुड़ी, अब वो जो 26 नवंबर वाला नाज़रीन मामला था ना, देखें कि अवाम को चूना कैसे लगता है, और हामिद मीर साहब ने भी अवाम को चूना ही लगाया। लेकिन एक क्लैरिटी बैरिस्टर गौर साहब ने दी है, लेकिन चूना कहां पे लग रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल हुआ कि वो 26 नवंबर वाली जो दरखास्त है उस पर आपने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, आपने गवाहान पेश नहीं किए, तो गौर साहब ने मतीउल्लाह जान साहब को कह दिया कि आप नामाकूल गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने नामाकूल सवाल किया है। लेकिन उसका जो जवाब था, चले मती साहब का एक लम्हे के लिए आप यही मान लें कि नामाकूल उन्होंने बात कर ली। सवाल वो क्या कर रहे थे, भाई आपने बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया, आपने गवाहों के बयान क्यों नहीं कलम बंद कराए, क्या आपने अपील की है। तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि दरअसल अदालत को चाहिए था कि वजीर आजम को, बाकी लोगों को, मोहसिन नकवी को, अच्छा उसमें मोहसिन नकवी को फरीक बनाया गया था, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में नहीं बनाया गया। वहां पर भी तो मोहसिन नकवी साहब तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में थे, कनेक्टेड थे, अब बेराब्ते में थे, तब बना लिया था फरीक। और अब क्यों नहीं बनाया गया, इसकी डिटेल में आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। अब उसमें जो कानूनी तरीकाकार है वो ये है कि जब आप उस नोयत की, जैसे 26 नवंबर का वाकया था, आपने एप्लीकेशन फौजदारी सूट फाइल किया है, तो पहले दरखास्त गुजार का सरसरी स्टेटमेंट होता है, गवाहों का सरसरी स्टेटमेंट होता है, और अगर उसमें मवाद मौजूद हो तो फिर मवाद की जो मतलब उसका जो एथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, उसका जायजा लेने के बाद अदालत मुतलका फरीकैन को नोटिस करती है। ना आपने बयान रिकॉर्ड कराया, ना आपने गवाह पेश किए, आप कहते जी अदालत ने नोटिस नहीं किया, हम तो अदालत से दरखास्त कर रहे थे। भाई अदालत 18 माह तक आपका इंतजार करते रही, आप तो तारीख पे तारीख ले रहे थे। लेकिन एक क्लैरिटी बैरिस्टर गौर साहब ने दे दी है कि वो मुश्तरका अपोजिशन अलायंस, जिसे अब मुतहदा अपोजिशन अलायंस में तब्दील करना है, जिसका इजलास भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है, मौलाना साहब, PTI, MWM, दीगर जो जमातें अपोजिशन की हैं, वो बैठ के सोच विचार कर रही हैं, गौर खौज कर रही हैं। लेकिन इसके ऊपर आप देखें कितने आसमान के कलाबे मिला दिए गए, बल्कि हुकूमत को घर भेज दिया गया। जनाब हामिद मीर साहब ने कहा कि जो ये इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएगा, इससे हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। अब जो हामिद मीर साहब ने बात की है उसमें वो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम जो कंटेम्प्ट में शामिल नहीं किया गया ना, इससे हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है और तरस आता है, वो कहते हैं जी हुकूमत पे।
لیکن یہی معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے. محسن نقوی کا کنٹینٹ میں نام شامل نہ کرنے پہ اگر نون لیگ بکلاہٹ کا شکار ہے حامد میر صاحب کو وہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن جو کچھ پاکستان تحریک انصاف میں چل رہا ہے وہ محسن نقوی جس سے متعلق ابھی میں نے کہا کہ پٹیشن فائل کی گئی تھی 26 نومبر کے حوالے سے فریق بنا کے, آج ان کو فریق نہیں بنایا گیا, ان کی پارٹی کے اندر سے سوال پوچھا جا رہا ہے. ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ محسن نقوی کیوں نہیں, سیکٹری داخلہ کو بنا لیا تو محسن نقوی کیوں نہیں. اب محسن نقوی کو فریق نہ بنا کے ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو علی مین گنڈاپور صاحب ہیں جن کی سرزنش کی گئی, جن کو ٹارگٹ کیا گیا کہ علی مین گنڈاپور نے کیوں کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ محسن نقوی نے کی ہے, اس انٹرویو پہ کیسی بیشنگ کی گئی تھی, کیسی بیشنگ علی مین گنڈاپور کی گئی تھی, ریکارڈ پہ موجود ہے. تو پھر علی مین گنڈاپور سے ہی معافی مانگ لیں, پی ٹی آئی والے علی مین گنڈاپور سے معافی مانگ لیں. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب حامد میر صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بخلا کی ہے محسن نقوی کو فریق کے طور پہ شامل نہ کرنے پہ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسی معاملے کو لے کے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, جو وہاں پہ بخلاہٹ ہے وہ حامد میر صاحب کو نظر نہیں آ رہی. دراصل حامد میر صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ سمجھ سے بالاتر بھی ہے, لیکن اگر کہنا ہو تو سمجھ میں آتا بھی ہے. لیکن فی الحال اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. گوہر صاحب نے اس بات کی کلیئرٹی کر دی ہے کہ جس معاملے پہ میر صاحب حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں وہ اتحاد متحدہ جو اپوزیشن ہے وہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہوگی. مولانا صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں نکل رہے. 27 ستمبر کے لانگ مارچ میں آج کے دن تک مولانا صاحب پی ٹی آئی کے کنٹینر پہ نہیں ہیں. یہ اتحاد صرف پارلیمنٹ میں ہونے والی پارلیمانی کاروائی کی حد تک ہے, لیکن اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ بغیر ایجنڈے کے نہیں ہے کہ حکومتوں کو بھی گھر بھیج رہے ہیں, زرداری صاحب کا بھی استعفیٰ دلوایا جا رہا ہے. کہیں وہ کہتے ہیں نا مکمکا یا پھر ڈیل کے لیے کوئی پروپیگنڈا, کوئی کمپین تو نہیں شروع ہو چکی. دیکھیں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ صوبے بنتے ہیں, صوبے نہیں بنتے, لیکن جو گورننس ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, ڈیلیوری بہتر ہونی چاہیے, عوام کا جو حال ہے, عوام کی کنڈیشن میں, معاشی حالات میں بہتری آنی چاہیے, اور لوکل باڈی سسٹم کو اسٹرینتھن کر کے اس کی انفورسمنٹ ایسے ہونی چاہیے کہ اس کا تسلسل برقرار رہے, اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور لوکل باڈی کا اگر سسٹم ایوالو ہوتا ہے, امپاور ہوتا ہے, اسٹرینتھن ہوتا ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی لیڈرشپ ملے گی, نئی لیڈرشپ ملے گی. یہاں پہ دو خاندانوں کی بات کی جاتی ہے, زرداری کی, شریف خاندان کی. یہ صرف سیاست میں دو خاندان نہیں ہے, ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ایسے ایسے سیاسی خاندان بیٹھے ہیں جن کی پشتوں اور نسلوں سے وہی اقتدار میں آ جاتے ہیں, دوبارہ سے پارلیمان میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے. ان کی طرف بھی اسی طریقے سے فوکس ہونا چاہیے. چلیں اگر صوبے نہیں بھی بنتے, میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن لوکل باڈی سسٹم کو تو اسٹرینتھن کیا جائے. ویسے صوبے بھی بننے چاہیے. میں تو کہوں گا سب سے پہلے تو ہمارا بہاولپور صوبہ بحال کیا جانا چاہیے, جو کہ صوبہ ہی تھا جس کو 1 یونٹ میں مرج کیا گیا, لیکن دوبارہ جب 1 یونٹ ختم ہوا بہاولپور کا صوبہ جو ہے نا وہ پنجاب میں شامل کر دیا گیا. بہاولپور کے عوام کے صوبے کے جو سیکریفائسز تھے اس کو فراموش کر دیا گیا. تو عوام کی بہتری کا بھی سوچنا چاہیے, اور سب سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اپنی سیاست, اپنے اقتدار, اپنی اجارہ داری مطلب کے اوپر جو ہے اکتفا نہیں کرنا چاہیے. عوام کا مفاد سوچنا چاہیے. یہ میں کسی سیاسی جماعت پہ بات نہیں کر رہا, سب سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. اور عمران خان صاحب کے معاملے پہ دیکھیں نا, کے پی اسمبلی میں ان کے لیے قرارداد جو ہے وہ پاس کر دی گئی. کیا قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی؟ قرارداد یہ پاس کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ذاتی معالجین سے جو ہے اس کا علاج کرایا جائے. ہو سکتا ہے ذاتی معالجین سے عمران خان صاحب کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے. اب ناظرین سرحد یونیورسٹی کے تنازع پہ آ جاتے ہیں. اب ہمیں ناظرین جو انفارمیشن یا اطلاعات جو ہم نے حاصل کی اس کے مطابق جو یونیورسٹی کے
हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मुतलका डिसिप्लिन के, मुतलका डिपार्टमेंट के, उन्हें डॉक्टर आइना को उनकी शिकायत पे हरासा करने के इल्ज़ाम पे मुअत्तल किया गया था। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, यानी इंक्वायरी वहां पे चल रही थी। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मुअत्तली के मामले पे जो स्टूडेंट थे वो सरापा एहतजाज थे। अब वो जो हजूम था, उस हजूम ने डॉक्टर आइना के साथ बदतमीजी की, गैर इखलाकी हरकत की, यानी उनका गिरबान पकड़ा, जिस पर डॉक्टर आइना ने अपने खामन को फौजी अफसर को फोन किया। अब उस फौजी अफसर ने वर्दी में वहीं पे पहुंच गए। वर्दी में पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि पिस्टल भी उनके साथ था, और जाहिर सी बात है कि यह ऐसा मामला है कि जब आपको टेलीफोन पे इतला है कि आपकी बीवी आपको कह रही हो कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे गिरबान पे हाथ डाला गया है, तो फिर इंसान जज्बात में आ जाता है, यह नेचुरल बात है। लेकिन हुआ क्या, अब फौजी ऑफिसर साहब खुद पहुंच गए जाए वकुआ पे, ना पुलिस को इतला दी, शायद पुलिस को इतला देने का वक्त ही नहीं था, और शायद जज्बात जो है वो हावी आ गए थे। फिर वीडियो में जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल से आधी वीडियो है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर आइना के साथ जो उससे पहले हुआ उसकी वीडियो क्यों पब्लिक नहीं हुई, उसकी वीडियो के उन्हें उनके साथ ज्यादती की गई, बदतमीजी की गई, वो तो किसी ने नहीं लगाई। और फिर फौजी ऑफिसर ने वहां पे जाके जो किया वो आपने देखा। लेकिन जो वर्दी पे हाथ डाला गया, जो हाजिर सर्विस फौजी के साथ वहां पे सलूक किया गया, बदतमीजी की गई, वो भी आपके सामने है। और उसी भगदड़ में जो खातून डॉक्टर आइना के साथ हुआ, उनके हाथ पकड़ा गया और भी उसके साथ बदतमीजी हुई, वो भी आपके सामने है। लेकिन इस सारी डिबेट से बाहर निकलते हुए जो अफवाज पाकिस्तान का नाज़िम निज़ाम है ना, वो एहतसाब का बड़ा कड़ा निज़ाम है। अब जो फौजी अफीसर साहब वहां पे पहुंचे थे, जिन्हें वर्दी में नहीं जाना चाहिए था और बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए था कि एक हाजिर सर्व फौजी अफीसर हैं, अब जज्बात उन पे हावी हो गए। पीछे क्या इवेंट्स हुए उसका सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया। अब इस मामले का नोटिस ले लिया गया है, इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी के बाद कार्रवाई की जाएगी, इंक्वायरी की रोशनी में फर्दर कार्रवाई की जाएगी। और जो फौजी अफीसर साहब हैं उन्हें तहवील में हिरासत में ले लिया गया है। और हम ये डिमांड करेंगे कि इस वाक़े से, अफसोसनाक वाक़े, तनाज़े से जुड़े जितने भी पोशीदा पहलू हैं वो इंक्वायरी के जरिए सामने आने चाहिए, अवाम को उसका पता चलना चाहिए।